जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपके लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 4। मैंने आपसे कहा है कि 20 सेट में विज्ञान के करवाऊंगा। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये सेट करवाए जा रहे हैं जिससे उनके 20 क्वेश्चन गलत ना हो। अभी तक आप 3 सेटों के क्वेश्चन देख चुके हैं मॉडल पेपर के हमारे। अब हम लोग चौथे सेट पर आ चुके हैं और सेट नंबर 4 में फिर बात करने वाले हैं विज्ञान की। और वहाँ पर आपको मैंने बताया है कि जो आपके कोर्स में विज्ञान है वो भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान है। भौतिक के 7 क्वेश्चन, रसायन के 6 क्वेश्चन और जीव विज्ञान के 7 क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव आएंगे। आपको लास्ट वीडियो तीसरे सेट में और मार्कशीट भरना भी सिखाया गया था। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। केवल अवतल दर्पण के लिए पहला ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण के लिए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर केवल उत्तल दर्पण के लिए। तीसरा ऑप्शन है केवल समतल दर्पण के लिए और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सभी के लिए। तो आप लोगों को बताते चले कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई प्रकाश, कोई ऐसी सतह है, यहाँ पर देखें आप, कोई प्रकाश यहाँ पर आ रही है और आने के बाद उसी माध्यम में वो क्या कर रही है, लौट के चली आ रही है परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो परावर्तन की घटना है अवतल दर्पण में भी देखने को मिलती है, हमें उत्तल दर्पण में भी देखने को मिलती है और समतल दर्पण में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। और पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस से। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर उत्तल दर्पण द्वारा और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा और चौथा ऑप्शन है ए एंड सी दोनों। तो अब हम लोग बात करें, आप लोगों को इससे पहले भी मैंने बताया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लेंस के बारे में भी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं अवतल दर्पण में, आप जब कोई वस्तु है, मान लीजिए अवतल दर्पण है यहाँ पर और यहाँ पर कोई वस्तु ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा होता है, वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक। आवर्धित का मतलब क्या हुआ, बड़ा, काल्पनिक। तो अवतल दर्पण ऑप्शन 1 तो सही है। क्या और कोई उत्तल दर्पण तो होगा नहीं। उत्तल लेंस, हाँ, उत्तल लेंस में भी हमें जो प्रतिबिंब देखने को मिलता है वो लेंस के दूसरे पृष्ठ के पीछे उल्टा आवर्धित और काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस तरीके से अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख रहे हैं हम लोग। तीसरा नंबर कह रहा है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर चालक, दूसरा ऑप्शन दिया है अर्धचालक और तीसरा ऑप्शन दिया है अतिचालक और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी, आप लोगों ने जब परिभाषा पढ़ा होगा प्रतिरोध की, तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो धारा बहती है उसके प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो चालक में तो धारा बहती है, तो वहां पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, उच्च नहीं होगा, निम्न। अर्धचालक में उससे कम बहती है, अतिचालक में तो बहुत ही ज्यादा। तो विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं उनमें धारा नहीं बहती है, तो वहां पर जो प्रतिरोध का मान होगा वो बहुत ही उच्च होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है
कि जो है विद्युत शक्ति की इकाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इकाई आपको ऑप्शन दिया जा रहा है वोल्ट, बी ऑप्शन दिया जा रहा है वॉट, सी ऑप्शन दिया जा रहा है जूल और डी ऑप्शन दिया जा रहा है आपको कूलम। तो आप जान लीजिए वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है, तो ऑप्शन तो ये नहीं सही होने वाला है। जूल कार्य का मात्रक है, यहाँ भी नहीं सही होने वाला है। कूलम आवेश का मात्रक है, ये भी नहीं सही होगा। तो बचा ऑप्शन क्या? वॉट, विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वॉट होता है और 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 वॉट होता है। 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्वेश्चनों को अगर देख रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। अब बात करने वाले हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है सेट क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर, कितनी गुनी? 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न उष्मा की मात्रा हो जाएगी। केतली में उत्पन्न उष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है 4 गुनी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है 4 गुनी, ऑप्शन नंबर 2 है 3 गुनी, ऑप्शन नंबर सी है 9 गुनी और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 12 गुनी। तो आप देखें जो उष्मा है ये धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये क्या कर रहा है कि 3 गुनी है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? केंद्र का 9 आएगा। तो मतलब यहाँ पर h 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 9 गुना आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो है सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसको दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है दूर स्पष्ट नहीं दिखता, तो कौन सी बीमारी? तो बीमारी का नाम बताएं आप लोग। तो पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता है, दूर दृष्टिता, और डी ऑप्शन है ऑल। तो आप लोगों को पता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं, किसी व्यक्ति को दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब क्या है? दूर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको कौन सी बीमारी है? निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो मिल रहा है वो सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है। इसके बारे में मैंने सेट नंबर 3 में विधिवत समझाया है आप लोगों को। तो सेट नंबर 3 में आप लोग जाकर निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, बिंदु मोतिया बिंद क्या होता है, वर्णांधता क्या होता है, कब रेटिना के पीछे इमेज बनती है, कब रेटिना के पहले बनती है इमेज, ये सारी चीजें, इसका निवारण क्या है, उसके निवारण के लिए कोड क्या है, इस पूरे डिटेल को आप जब आप लेक्चर नंबर हमारा सेट नंबर 3 करेंगे वहां पर पूरा डिटेल समझा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिजिक्स का देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या है दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, उल्टा बना रहा है और अत्यधिक छोटा बना रहा है। तो वस्तु की स्थिति होगी, स्थिति होगी ये वस्तु कहाँ पर होगी? पहला ऑप्शन दिया है F पर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है P एंड F के बीच, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है वक्रता के C पर, चौथा ऑप्शन दे रहा है अनंत पर। मुख्य फोकस यहाँ पर ध्रुव पोल है। तो आप लोगों को सेट नंबर 3 देखेंगे वहां पर भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करा के अच्छे कंडीशन इन सभी की बताई गई है। तो यहाँ पर आप वैसे जान लीजिए
कि अगर वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु को कहाँ पर रख देते हैं, ये अवतल दर्पण है, और वस्तु को जब आप अनंत पर रख दीजिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है। तो वस्तु कहाँ पर रहेगी, अनंत पर रहेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारे भौतिकी की जो है 7 क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम लोग रसायन विज्ञान के 6 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें आप लोग। कह रहा है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है। मतलब ये कह रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये तो कौन सी अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा ऑप्शन है वियोजन, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन है द्विविस्थापन। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 2 अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण बना रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा कहीं पर हो कि 2 अभिकारक मिलकर क्या करें, एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन। वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करेंगे तो उसे वियोजन कहेंगे। और विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में कोई एक जो है अधिक सक्रिय धातु निम्न सक्रिय धातु को विस्थापित करके खुद जो है कोई प्रोडक्ट बना लेती है। द्विविस्थापन में यहाँ पर आयनों का विनिमय होता है। इसके आपको जो है चैप्टर नंबर 2 मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में नहीं, पहले वाले चैप्टर में है ये संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पूरा लेक्चर मेरा 30 से 35 मिनट का लेक्चर है, उसी चैप्टर में ये पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके उदाहरण क्या होते हैं, आसान से उदाहरण दिखाए गए हैं, लिखाए गए हैं, जिससे आपको वो बोर्ड पेपर में ज़्यादा तकलीफ ना हो लिखने में, आपको आसान भाषा में याद हो जाए और आप लोग वहाँ पर करके आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ये 7-8 नंबर क्वेश्चन था और अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच रहे हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या होता है ये देखते हैं। कह रहा है जिंक जो है वो अभिक्रिया करता है जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। इस अभिक्रिया कर रहा है तनु H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, मतलब यहाँ पर ZnSO4 बना है और ये गैस कौन सी निकलेगी। ऑप्शन दे रहा है CO2, बी ऑप्शन दिया है H2 और सी ऑप्शन दिया है H2 और डी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर Cl2। तो यहाँ पर देखिए जब ये ZnSO4 बना लिया तो बचा कौन, H2 गैस, तो यहाँ पर H2 गैस निकलेगी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर बाद 10वां क्वेश्चन है हमारा। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु, द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है Cl2, दूसरा ऑप्शन है Br2, तीसरा ऑप्शन है Hg और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर F2। तो द्रव के रूप में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो यहाँ पर अधातु के बारे में पूछा है तो यहाँ पर ब्रोमीन सही हो जाएगा। अगर धातु कहता तो यहाँ पर ये मरकरी ऑप्शन सही हो जाता है। वैसे यहाँ पर क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर पर पहुंचते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपेनोन। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ पर ऑप्शन बने हुए, पहला ऑप्शन OH है, दूसरा ऑप्शन है COOH और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए C+O और चौथा ऑप्शन है CHO। अब देखेंगे प्रोपेनोन मतलब ये कीटोन के बारे में बताया है। ये तो OH क्या बताता है, अल्कोहल के बारे में नहीं होगा ऑप्शन। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, ऑप्शन नहीं सही होगा। CHO एल्डिहाइड के बारे में, ऑप्शन नहीं सही होगा। तो बचा कौन, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर ओन ऑप्शन सही हो जाएगा। ओन प्रोपेनोन के लिए कीटोनिक समूह यहाँ पर ये लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फिर भी हम लोग मैच कराने वाले क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए, यहाँ पर ए के सामने लिखा हुआ है एल्डिहाइड और यहाँ पर स्मॉल ए लिखा हुआ है और इसके सामने फिगर बना हुआ है और ये फिगर बना हुआ है ऐसे CH3 CH2 COOH और बी यहाँ पर लिखा हुआ है एल्काइन
और ऑप्शन यहाँ पर बी स्मॉल बी लिखा हुआ है CH3 CH2 और CHO। ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा हुआ है। और यहाँ पर स्मॉल सी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन यहाँ पर कैपिटल डी है यहाँ पर, और वो है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एल्केन। और यहाँ पर डी स्मॉल डी लिखा हुआ है CH3 3 ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H लगा हुआ है। और अब ऑप्शन नंबर ए बन रहा है आपके लिए, ए सी से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है, सी डी से जुड़ा हुआ है, या फिर डी ए से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बन रहा है आपके लिए, ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, स्मॉल सी है ये, और सी स्मॉल डी से जुड़ा हुआ है, और डी ए से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है ए डी से जुड़ा हुआ है, बी ए से जुड़ा हुआ है, सी बी से जुड़ा हुआ है, और डी सी से जुड़ा हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर आपके लिए, ए बी से जुड़ा हुआ है, बी डी से जुड़ा हुआ है, सी ए से जुड़ा हुआ है, और डी सी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि एल्डिहाइड CHO समूह लगा होता है, तो यहाँ पर ए किससे जुड़ा बी, यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रहा है, या तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने वाले, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर एल्काइन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है बी किससे जुड़ा हुआ है, डी से जुड़ा है, तो यहाँ पर बी डी से जुड़ा, यहाँ पर बी सी से जुड़ा, यहाँ पर बी डी से जुड़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही ऑप्शन को चेक करने पर क्या हो गया, ये पता चल गया। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में CHO COOH होता है, देखो यहाँ पर CA से जुड़ा है, एल्केन में क्या होता है एल्किल समूह, और यहाँ पर Br लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, जो है 13वां क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ऑल। तो कार्बन के अपर रूप की बात करें तो यहाँ पर हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, और फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन, तो ऑल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रेफाइट के बारे में बताते चलें कि एक ऐसी अधातु है जिसमें ऊष्मा और धारा का क्या होता है, चालन होता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग बायो की तरफ। बायो से आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर के हानिकारक पदार्थों का शरीर से निकलना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर से हानिकारक पदार्थों का निकलना। पहला ऑप्शन है पाचन कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है जनन कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन कहलाता है, चौथा ऑप्शन है परिसंचरण कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। तो आप लोग पाचन के बारे में समझ चुके हैं कि पाचन का मतलब क्या होता है, भोजन को पचाना। जबकि जनन का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना या फिर अलैंगिक जनन के द्वारा, तो मतलब यहाँ पर नए जीवों का निर्माण होता है। उत्सर्जन में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के होते हैं वो किडनी क्या करती है, उसको बाहर करती है। और परिसंचरण में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो हृदय वगैरह वहाँ पर पड़ना होता है। तो यहाँ पर शरीर से पूछा गया क्वेश्चन, हानिकारक जो वेस्ट मटेरियल है, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको शरीर से बाहर करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, वो उत्सर्जन कहलाती है। यहाँ पर आप लोग किडनी की संरचना और नेफ्रॉन की संरचना जरूर पढ़ के जाइएगा। किडनी की संरचना बनाना बहुत आसान है, ऐसे बना दीजिए, यहाँ पर हैमर लाइक स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पर 6-7 बना दीजिए, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना यहाँ पर वोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पर DCT, PCT और लूप ऑफ हिल, यहाँ पर इस तरीके से संरचनाएं बनती हैं। आप इसके डिटेल अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे लेक्चर में चले जाएंगे, जहाँ पर मैंने पाचन से संबंधित चीज़ों को पढ़ाया है, तो वहाँ पर इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए जो है प्रकार जो है यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 15 नंबर क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु कौन है, शाकाहारी जंतु। पहला ऑप्शन है यहाँ पर उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, और तीसरा ऑप्शन है
द्वितीयक उपभोक्ता, और चौथा ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड, यहाँ पर जो सबसे नीचे है, यहाँ पर आपके घास फूस वगैरह आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो इनको खाएगा यहाँ पर ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, जिसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये जो घास वगैरह को जीव खा रहे हैं वो कैसे होते हैं, शाकाहारी। जो मांस खाते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी। जो दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो खास श्रृंखला में शाकाहारी पूछ रहा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है आपके जो है शाकाहारी जीव होते हैं। इसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, या सेकेंडरी कंज्यूमर जिसे कह रहे हैं, वो इनको भी प्राइमरी उपभोक्ता को भी खाते हैं और उत्पादक को भी खाते हैं। और जो यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल की बात करें, तो ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है, ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, ये थर्ड है। इस तरीके से टॉप पर हम लोग जाते हैं। और जो एनर्जी यहाँ पर फ्लो करती है, ये 10% के हिसाब से फ्लो करती है। 10% रूल है। अगर यहाँ पर 1000 किलो जूल ऊर्जा है तो इसका 10% अगले में जाएगा 100 किलो जूल ऊर्जा, फिर अगले में ट्रॉपिक लेवल में 10 किलो जूल ऊर्जा, और फिर लास्ट वाले में 1 किलो जूल ऊर्जा। ऐसे फ्लो करती है। इसी को हम 10% रूल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन है द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जो है अजूबा, जिसको हम ब्रायोफिल्म के नाम से भी जानते हैं, और चौथा ऑप्शन है आलू। तो अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है, जिससे नए जीवों का निर्माण होता है। प्लाज्मोडियम में नहीं ऐसा होता, अजूबा में भी नहीं, आलू में भी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि निम्न में किस पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर, एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अब एक लिंगी पुष्प किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है पहला गुड़हल, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सरसों, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर मटर, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर पपीता। तो पपीता का पेड़ आप लोग देखते होंगे, कुछ ऐसे पपीते होते हैं जिनमें कलियाँ खिलाती है और उनमें फल नहीं लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, मेल पौधे होते हैं। जबकि जिनमें फल लगते हैं वो कौन से पौधे होते हैं, फीमेल पौधे होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है, एक नर पौधा अलग और मादा पौधा अलग होता है। तो एक लिंगी पुष्प किसमें पाए जाते हैं, पपीते में पाए जाते हैं, और ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर स्थापित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो कॉपर टी का उपयोग जो है हमेशा गर्भाशय में किया जाता है। तो गर्भाशय जो ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका उपयोग क्यों करते हैं, ये दंपति जो है जब तक चाहते हैं तब तक वो जो है संतान नहीं पैदा करते हैं, माँ बाप नहीं बन पाते हैं। तो इसका उपयोग महिलाओं के गर्भाशय में किया जाता है, जिससे जो है वो गर्भवती न हो। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। 19 नंबर है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन है छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन है बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय, और चौथा ऑप्शन है आमाशय। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं, आमाशय में पाई जाती है। आमाशय ऑप्शन सही। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है कि बीपी का मान क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है 120/80, दूसरा ऑप्शन है 140/80, तीसरा ऑप्शन है 90/180, और चौथा ऑप्शन है 120/40। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो मानव बीपी है, ब्लड प्रेशर जिसे कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर जो है मापा जाता है किसमें, उस यंत्र का नाम बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। जो नॉर्मल इंसान है, वयस्क इंसान है, तो उसके बीपी क्या होते हैं, 120/80 होते हैं। ये सिस्टोलिक प्रेशर है और ये क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। इस तरीके से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए जो कि बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित है। निश्चित रूप से ये पेपर में आए हुए हैं या आएंगे। इस तरीके से इस मॉडल पेपर को सेट किया जा रहा है। इससे बाहर कहीं भी आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। यहीं से जो है आपके
क्वेश्चन एमसीक्यू पे सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।